सो लास्ट क्लास में हमने अपने फंक्शन कंप्लीट किए थे डी मैक्स, ठीक है, डी मिनिमम, सम इफ एस, ठीक है, ये चार हो गए थे ना। सम इफ एस करवाया तो था साथ में, सम इफ एस मैक्स इफ एस। अच्छा, अभी नहीं हुए आपके? आप चले गए थे? कोई नहीं, क्लास फिर रिकॉर्डिंग में है, एक बार देख लेना फिर करके। एक बार दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो समिट तो हुआ या ये भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, तुम कहाँ पीछे रह गए। तो चलो, हमारे है ना चार फंक्शन आते हैं जो नॉर्मल आपने सम किया होगा, ठीक है। तो नॉर्मल सम के बाद फिर बाई कंडीशंस आपको सम या मैक्सिमम या एवरेज या काउंट, ठीक है, ये चार फंक्शंस आपके आते हैं कंडीशन के साथ में। एक्सेल के अंदर मोस्टली जो भी डाटा हम यूज में लेते हैं उसके ऊपर ये कैलकुलेशंस में आपके काफी काम आएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे नॉर्मल आपने सम किया है कि भी आपके पास एक सिंपल रेंज है, उस रेंज के अंदर कुछ वैल्यू है, उनको आपको टोटल करना है, तो आप नॉर्मल इज इक्वल टू सम लगा के वो कर ही रहे हो। अभी हमारे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपसे अलग अलग क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास जो डाटा है उसके अंदर क्या क्या चीजें। तो अभी हमारे पास जो डाटा है उसके अंदर एक कॉलम आपका एम्प्लॉय का है जिसके अंदर डुप्लीकेसी है। डुप्लीकेसी मतलब एक ही एम्प्लॉय एक से ज्यादा बार है लिस्ट में। ये डाटा हो सकता है प्रोडक्ट का हो या किसी और चीज का हो, ठीक है। साथ में डेट्स हैं, वीक डे हैं और कुछ सेल्स अमाउंट है। अब आपसे पूछा गया है कि किसी एक एम्प्लॉय का ही आपको टोटल वहां बताना है करके। मान लो आपको बोल दिया कि भी जो अनिल है इस लिस्ट में उसका टोटल बताओ सेल का। अब अनिल का हमें ये नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ है लिस्ट में, एक जगह है, दो जगह है, 20 जगह है, ठीक है। तो हम मैनुअली उसका एक एक जगह से तो वैल्यू कलेक्ट करके उसका टोटल करेंगे नहीं। फिर वहां पर आपका फंक्शन काम आता है सम इफ का, ठीक है। सिंपल सा फंक्शन है लेकिन काफी काम का है और इसकी अपनी एक लिमिटेशन है कि ये भी एक टाइम पे सिर्फ एक का ही टोटल करता है। सम है तो टोटल ही करेगा। सिंटेक्स की अगर हम बात करें, इज इक्वल टू सम इफ इनटू, सबसे पहले पूछेगा रेंज। अब एक्सेल में आप कोई भी फंक्शन करो, जो भी फंक्शन आप प्रैक्टिस में ले रहे हो उसका सबसे पहले आपको सिंटेक्स मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर कहाँ कौन सी चीज आपसे मांगी जाती है, ठीक है। जब तक वो आपको याद नहीं रहेगा आप फंक्शन अच्छे से नहीं लगा पाओगे, ठीक है। रट्टा एप्लीकेशन हो जाएगा बट वो अगर डाटा कोई दूसरा आ गया तो उस पर आप फंस जाओगे। तो यहाँ तीन चीजें आपसे पूछी जाएंगी, रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया और लास्ट में सम रेंज। रेंज और क्राइटेरिया दोनों एक ही कॉलम में होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। जो आप फॉर्मूले को रेंज बताओगे उसी में से एक आपको क्राइटेरिया बताना होता है। इट मींस कि अब हम यहाँ पर टोटल निकालना चाहते हैं, लेकिन टोटल किसका निकालना है? किसी एक एम्प्लॉय का। तो जो एम्प्लॉय हम बोल रहे हैं वो हमें अनिल का या अमित का या सुनील का टोटल निकालना, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? क्राइटेरिया। तो वो क्राइटेरिया आपका जिस भी रेंज में है वो रेंज आपको पहले सिलेक्ट करनी है। मैं भी यहाँ पर सिर्फ 90-20 तक की रेंज ले रहा हूँ, कोमा। ये तो हो गया हमारे एम्प्लॉय या प्रोडक्ट की रेंज। इस रेंज में से आपको जिसका भी टोटल निकालना है उसके लिए आपको देना है एक ब्लैंक सेल एज ए क्राइटेरिया सेल। और लास्ट में फिर सम रेंज, उस एम्प्लॉय के लिए जिस भी कॉलम से आपको टोटल चेकआउट करना है वो कॉलम। और यहाँ भी सेम रेंज आपको लेनी है 20। ये कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, किसी में आपने ज्यादा ले लिया किसी में कम ले लिया, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए रेंज का एरिया, ठीक है। अगर आपने एक रेंज में 20 लिए हैं तो सेकंड में भी आपको पैरेलल लेना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी 0 इसलिए क्योंकि अभी हमने कोई एम्प्लॉय उसको बताया नहीं है कि किसका टोटल निकाले। जैसे नाम एंटर करोगे क्राइटेरिया सेल में आपका टोटल आ जाएगा। अब सम इफ की अपनी जो लिमिट है वो क्या है कि वो एक टाइम पे एक का ही टोटल आपको दे रहा है। तो अगर मान लो किसी सिचुएशन में आपको एक से ज्यादा के लिए टोटल निकालना पड़ जाए,
ठीक है, तो फिर हमारा वहां पर फंक्शन आता है डी सम का। ठीक है, डी सम में क्या है, डी का मतलब हो गया डाटाबेस, सम का मतलब एज इट इज वो टोटल करेगा। तो जब भी आपको सम इफ में मल्टीपल क्राइटेरिया दिए गए हो, ठीक है, एक ही कॉलम से, ठीक है, डी सम का फंक्शन भी वही यूज होता है जहां मल्टीपल क्राइटेरिया तो हैं लेकिन वो एक ही कॉलम के हैं। मतलब अब हम एक से ज्यादा एम्प्लॉय के लिए टोटल निकालना चाहते हैं तो वो एक से ज्यादा एम्प्लॉय मतलब एक ही कॉलम में तो होंगे। ठीक है, अगर अलग अलग कॉलम से क्राइटेरिया हैं तो फिर हम वहां यूज करते हैं सम इफ एस का। ये मेन डिफरेंस है डी सम और सम इफ एस में। ठीक है, तो डी सम के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू डी सम। तीन चीजें ये भी पूछेगा आपसे, डाटाबेस, डाटाबेस का मतलब आपकी एंटायर टेबल विद हेडिंग। ठीक है, ये डी सम के या डी का कोई भी फंक्शन है उसके अंदर एक स्पेशल है तरीका कि उसको डाटाबेस के अंदर विद हेडिंग टेबल देनी होती है सिलेक्ट करके। तो अभी हम इसमें 20 ही ले रहे हैं, कोमा। नेक्स्ट चीज पूछेगा फील्ड। फील्ड का यहाँ मतलब है कि जिस कॉलम से आपका टोटल आएगा, फंक्शन तो सम का ही है, सम ही चाहिए हमें, तो सम इस टेबल के अंदर ऐसे किस कॉलम से आपका आ सकता है। ठीक है, या आपको अपना जो टोटल चाहिए है वो किस कॉलम से चाहिए, उसका हेडिंग सिलेक्ट करना है। ठीक है, फील्ड का मतलब हेडिंग, और लास्ट फिर क्राइटेरिया, ये मेन चीज है। अब क्राइटेरिया क्या है, हमारे एम्प्लॉय, तो जितने एम्प्लॉय के लिए आपको टोटल निकालना है उतने एम्प्लॉय के लिए जो सेल आप सिलेक्ट करोगे उसमें सबसे पहला जो सेल होगा, ठीक है, वो उस कॉलम का हेडिंग नेम वो होना जरूरी है। अभी हम खाली यहाँ अगर एम्प्लॉय सेल सिलेक्ट कर लेंगे तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि ये एम्प्लॉय है कहाँ। तो इसलिए क्या है, आप ये जो भी मल्टीपल एम्प्लॉय के लिए सेल सिलेक्ट करोगे उसमें पहला सेल आपका अपने उस हेडिंग का आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय सेल के साथ में हमने दो एम्प्लॉय के लिए रेंज में सिलेक्शन लिया है, मतलब हम यहाँ पर दो एम्प्लॉय का टोटल एक साथ चेक कर सकते हैं विद डी सम। अब इसमें कंडीशन लिमिटेशन क्या है कि आपने अगर दो सेल लिए हैं तो दोनों एम्प्लॉय वहां बताने पड़ेंगे। दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ये नहीं कि भी आपने एक बता दिया तो वो एक का टोटल दे देगा, दो बताए तो वो दो का टोटल दे देगा। अभी ये जो एक हमने डिलीट कर दिया और एक अनिल रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 13,928 अनिल की टोटल सेल है। इसका मतलब ये है कि जो 20 सेल हैं सेल्स वाले, ये उनका टोटल है। ये मैंने 20 सेल की रेंज सेलेक्ट की है तो इनका जो टोटल बनता है वो यही है 13,928। आपके नीचे टास्क बार में भी वो दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको ये मत लेना समय पड़े कंसेप्ट में। ठीक है, इसका अपना एक अलग तरीका है। इसी वे में फिर हमने किया था डी मैक्स। अब डी सम से सम निकाला है तो डी मैक्स से मैक्सिमम आएगा। एक ओवरऑल रेंज के अंदर से अगर आपको कोई मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो सिंपल आपके पास मैक्स का फंक्शन है। लेकिन अगर वही मैक्सिमम आपको कंपैरेटिवली अपने डाटा में से अब पता करना हो कि भाई जो अनिल और अमित, मान लो एग्जाम्पलरी हम एम्प्लॉय ले रहे हैं, अनिल और अमित ने जो भी सेल की है उसमें से जो भी हाईएस्ट सेल है वो बता दे, तो वहां पर फिर फंक्शन लगेगा हमारा डी मैक्स का। अब जिसने डी सम कर लिया उसके लिए डी मैक्स बताने की जरूरत है नहीं, सेम वे में सेम क्राइटेरिया के साथ सेम लॉजिक में काम करेगा, सिर्फ फंक्शन का नेम चेंज हो रहा है। इक्वल टू डी मैक्स, सबसे पहले डाटाबेस, तो ये हमारी रेंज होगी 20 तक की। फील्ड मतलब मैक्सिमम हमें किस कॉलम से पता करना है, तो मैक्सिमम मतलब वैल्यू ही पता करनी है तो वैल्यू वाला कॉलम और उसका फिर हमें हेडिंग। अगर आपके टेबल में एक से ज्यादा कॉलम्स हैं तो वो आपको डिसाइड करना है कि हमें मैक्सिमम किस कॉलम से पता करना है, उसका जस्ट हेडिंग आपको सिलेक्ट करना है। और लास्ट में क्राइटेरिया, जैसे सम डी सम के लिए हमने अपने एम्प्लॉय के साथ में 2 सेल्स लिए थे, यहाँ भी आपको अपने एम्प्लॉय हेडिंग के साथ में उतने ही एम्प्लॉय के लिए यहाँ सेल सिलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 2 लो, 4 लो, 6 लो, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनिल और अमित ने जो भी
सेल्स की है उसमें से 1188 हाईएस्ट है। अब यहाँ ये कंफर्म नहीं कर रहे हम कि ये जो 1188 आया है ये अनिल का है या अमित का है, ठीक है। वो इंडिविजुअली आप एक बार अनिल का मैक्सिमम चेक करो, एक बार अमित का मैक्सिमम चेक करो, उससे कंफर्म होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा सम इफ एस का सीक्वेंस में, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इन चारों में से आपने एक भी फंक्शन अगर समझ लिया तो मतलब आपके चारों फंक्शन आपने कर लिए, ठीक है। आप चाहे सम इफ एस करो, मैक्स इफ एस करो, काउंट इफ एस करो या एवरेज इफ एस करो, इन सभी का चारों का सेम लॉजिक है, सेम तरीके से, बट फंक्शन अलग अलग है तो अलग अलग काम के लिए है। सम इफ इफ एस है तो वो सम करेगा, मैक्सिमम इफ एस है तो वो मैक्सिमम निकालेगा, काउंट इफ एस है तो वो वैल्यू को काउंट करके बताएगा। अब लास्ट है फिर एवरेज इफ एस, तो एवरेज निकालेगा। दो फंक्शन हमने अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी किए हैं, तो ये भी अभी रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो सम इफ एस का काम क्या है कि जैसे डी सम में हमने मल्टीपल एम्प्लॉय के लिए सम निकाला है, सम इफ एस भी सम ही निकालेगा, लेकिन ये अलग अलग कॉलम से आप अपने क्राइटेरिया दे के सम निकाल सकते हो। भाई मुझे इस कॉलम से ये चीज मैच करनी है, इस कॉलम से ये चीज मैच करनी है, मतलब हर कॉलम से एक एक चीज मैच करके तब आपको वो सम अगर निकालना है तो वहां आप अपना सम इफ एस यूज कर सकते हो। अगर वहीं पर मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम। अब करना कैसे वो देख लो। अब मान लो हमें सम निकालना है, ठीक है, लेकिन हर कॉलम से एक एक कंडीशन मैच करके निकालना है। एक आपको एम्प्लॉय बोला गया है जिसका टोटल निकालना है, कोई भी हो सकता है, अपना नाम एंटर कर लो। फिर एक स्टार्ट डेट बोली गई है भी 1 जनवरी से 20 जनवरी 30 जनवरी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, बिटवीन 2 डेट्स के ही अंडर आपको टोटल चेक करना है। तो अकॉर्डिंग टू डाटा हम 1 जनवरी ले रहे हैं, और कहां तक का टोटल चेक करना है, फिर उसके लिए बोल दिया भी 20 जनवरी तक का मान लो जो डेट्स है उनके बीच में टोटल चेक करना है। एक कॉलम हमारा वीकडे का है तो आपको बोल दिया कि इन दोनों डेट के बीच में 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में अगर कहीं भी संडे आता हो और उन संडे वाले डेज में अगर अनिल ने सेल कर रखी है तो ही हमें उसका टोटल चाहिए। तो मल्टीपल कंडीशन होगी हर एक सेल से। फंक्शन इक्वल टू सम इफ एस। सबसे पहले पूछ रहा है सम रेंज, तो जहां से आपका सम आएगा आपको वो कॉलम सेलेक्ट करना है। तो ये होगी हमारी 20 की रेंज, यहीं तक ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया रेंज 1। अब यहाँ क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब होगा कि भाई आप फॉर्मूले के अंदर अपनी पहली कंडीशन क्या बताना चाहते हो उसकी रेंज सेलेक्ट करके दो। तो हम पहले अपने एम्प्लॉय के अंदर अपने फॉर्मूले के अंदर एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय की जो रेंज है वो आपकी क्या होगी, क्राइटेरिया रेंज होगी। तो आपके जो भी एम्प्लॉय हैं फर्स्ट 20 उनको सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ ये भी गलती नहीं होनी चाहिए कि भी आपने रेंज तो ले ली एम्प्लॉय की और उसमें सेल में क्राइटेरिया दो आप वीकडे का या डेट्स का, कोई और मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर रेंज आपने एम्प्लॉय के लिए है तो क्राइटेरिया भी आपका फिर क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए। ये दोनों मैच होंगे तभी आपका फंक्शन काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्राइटेरिया डेट्स के ऊपर। तो जहां भी आपकी डेट्स हैं उस रेंज को सिलेक्ट कर लो। नहीं होगा जी, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी टेबल की रेंज ले लो, कोई इश्यू नहीं है। वो तो हम क्राइटेरिया उसको बता रहे हैं, उसके ऊपर हमें भाई 20 जनवरी तक का ही काम करना है। आप डाटा पूरा सिलेक्ट पूरा कॉलम ले सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने भाई थोड़ा ज्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े इसलिए मैंने 20 तक का ही लिया एग्जांपल में, ठीक है। आप पूरा कॉलम ले सकते हो जितने भी आपकी टेबल रेंज है उतने। तो डेट रेंज के बाद हमारा पूछा जाएगा उस डेट में से क्राइटेरिया। ये तो आपकी डेट की रेंज होगी, इसमें से किस डेट के लिए आपको काम करना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपना डबल कोट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू
जो आपकी डेट है वो टाइप आपको करनी पड़ेगी। ये मेरी होगी स्टार्ट डेट। अब यहाँ कहोगे कि भाई हमने वहां सेल में सिलेक्ट कर रखी है, टाइप कर रखी है डेट, वो क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ फंक्शन हम कर रहे हैं सम का। अगर उसमें कोई डायरेक्ट सेल सिलेक्ट करते हैं तो वो उसको सम ही मान के वैल्यू में फॉर्मूले में कंसीडर करेगा। तो डेट्स को थोड़ा बताने का एक ये अलग सा तरीका है। खासकर जो भी सम इफ एस, काउंट इफ एस या मैक्सिमम इफ एस या एवरेज इफ एस वाले फंक्शन करोगे, उनके अंदर स्पेशली आपको डेट्स इसी तरीके से मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो कुछ ऐसा जुगाड़ चाहिए कि भाई हम बाहर सेल ही सिलेक्ट कर ले, हम बार बार फॉर्मूले में डेट कैसे चेंज करेंगे, तो उसके ऊपर भी अभी आएंगे। पहले एक बार इसको देख लो। अगर डायरेक्ट आपको डेट बतानी है तो कैसे बताओगे? ठीक है, मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया हमारा स्टार्ट डेट का। एंड डेट भी मेंशन करनी है तो रेंज दोबारा ले लो, B2 से लेके B20। ये तो होगी हमारी डेट्स की रेंज। अब इसमें एंड डेट क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 20 जनवरी 2023। ठीक है, डबल कोट जरूर बंद करना है। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमें क्या देना है? वीकडे का। तो पहले वीकडे की रेंज सिलेक्ट करो। वीकडे की रेंज क्या बनती है? C2 से C20। तो अब इसके लिए हो जाएगा हमारा क्राइटेरिया सेल। सिर्फ जो डेट्स वाले सेल है वो हमने फंक्शन में सिलेक्ट नहीं किए हैं, ये ध्यान रखना। ब्रैकेट क्लोज, आपका एंटर। ठीक है, अब आप डायरेक्ट अपना कोई भी एम्प्लॉय चेंज कर सकते हो, अपना वीकडे चेंज कर सकते हो, लेकिन डेट के लिए आपको अपने फॉर्मूले के अंदर ही एडिटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे कि अगर हम अपने बाहर सेल बना लें डेट के लिए, ठीक है, हमें फॉर्मूला एडिट ना करना पड़े, डेट ऑटोमेटिकली अपने फॉर्मूले के अंदर अपडेट हो जाए, तो उसके लिए एक अल्टरनेट तरीका है। हमें करना क्या होगा कि हमारी जो भी डेट है उसके लिए एक हेल्पिंग सेल बनाना पड़ेगा। हेल्पिंग, ठीक है, हेल्प के लिए, फॉर्मूले की हेल्प के लिए हमें बेसिकली अपनी डेट्स को नंबर में कन्वर्ट करके फॉर्मूले को बताना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल जो है वो नंबर के ऊपर काम करता है। ठीक है, डायरेक्टली डेट या टाइम को नहीं समझता। डेट और टाइम का अपना एक अलग सेक्शन है। तो करना क्या है आपको? इक्वल टू, डबल कोट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल रख लो। ठीक है, जो हम अभी अपने फॉर्मूले के अंदर लगा के आए भी हैं। ठीक है, M% ऑपरेटर को यूज करो साथ में। ये क्या करता है? किसी भी सेल की वैल्यू किसी दूसरे सेल के अंदर जोड़ने के लिए यूज होता है। और इस सेल को अपना सेलेक्ट कर लेना। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो जो भी हमने सेल बनाया है उसके अंदर क्या होगी? आपकी जो 1 जनवरी है वो नंबर में कन्वर्ट होके आ जाएगी, और उस नंबर के आगे एक जो हमने सिंबल रखा था ग्रेटर देन इक्वल टू, वो ऐड होके आपको मिल जाएगा। अब आपकी तरफ से अगर इस सेल की वैल्यू को आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 44,927। लेकिन एक्सेल के अंदर इस फंक्शन को जो पढ़ा जाएगा वो क्या पढ़ा जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जनवरी 2023। क्यों? क्योंकि हमने इस डेट को नंबर में कन्वर्ट करके उसको बता दिया। ठीक है, एक्सेल बेसिकली नंबर्स के ऊपर काम करता है। कैसे करना है वो भी एक बार दोबारा देख लो। इक्वल टू, डबल कोट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू। डबल कोट के अंदर हम जो भी चीज रखते हैं वो टेक्स्ट मानी जाती है और वो कभी भी चेंज नहीं होती फिर। ठीक है, इसलिए। और ये लगाया हमने ऑपरेटर। किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर हम ऑपरेटर के साथ कोई सेल सेलेक्ट कर लें, ठीक है, अब यहाँ हो क्या रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ हमने जो अपना डेट वाला सेल है उसकी वैल्यू को ऐड कर दिया, वो नंबर में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरीके से फिर हम करेंगे अपना लेस देन के लिए। इक्वल टू, डबल कोट के अंदर लेस देन इक्वल टू, ठीक है, एज ए सिंबल के लिए, और ऑपरेटर ऐड करके फिर इस सेल की वैल्यू। अब ये जो दो सेल बने हैं इनको आप अपने फॉर्मूले में यूज कर सकते हो। जहां पर आपने मैनुअली अपनी डेट्स बताई है ग्रेटर देन इक्वल टू करके, ठीक है, उस सेक्शन में आप क्या करो? अपना स्टार्ट डेट और एंड डेट वाला सेल सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये हमने हटा दिया। सेल बनता है हमारा I
29। ठीक है, ये हो गया स्टार्ट डेट के लिए। और नेक्स्ट में I30। अब ये डबल कोट नहीं हटाई हमने, इसलिए सेम रिजल्ट है क्योंकि वही डेट उसको मिली है। तो अब इसका फायदा क्या होगा कि आप अपनी तरफ से यहाँ कोई भी डेट बता सकते हो। 20 की जगह हमने कर दिया इसमें मान लो 3 या 5 फेब कर दिया ऊपर ही सेल में। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली डेट उस सेल में अपडेट हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका रिजल्ट भी अपडेट हो जाएगा। तो ये जो डेट वाला कंसेप्ट है आगे तीनों फंक्शंस में, सम इफ में, ठीक है, मैक्सिमम में भी और एवरेज में भी और काउंट में भी। मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये चारों फंक्शंस का लॉजिक सेम है। अगर आपको सम कैलकुलेट करना है तो सम इफ एस हो जाएगा। अभी अगर मान लो हम किसी को कन्वर्ट कर दे मैक्सिमम पता करने के लिए कि भाई मुझे अनिल की मैक्सिमम सेल पता करनी है 1 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में, संडे वाले डेज में जो उसने सेल्स कंडक्ट की होंगी। ठीक है, तो तरीका तो यही रहना है, सिर्फ आपको क्या करना है, अपना फॉर्मूले का नाम चेंज करना है। यहाँ पर मैक्स इफ एस, तो 644 उसका मैक्सिमम सेल बनता है। हमने कुछ और चेंज नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले का नाम ही चेंज किया है। 1 से 5 फरवरी के बीच में उसकी मैक्सिमम जो सेल अमाउंट बनती है वो 644 बनती है। और उससे पहले किया तो था हमने फॉर्मूले में डेट को। उसी काम को तो हम आसान करना चाहते थे कि हमें फॉर्मूले में बार बार वो चीज चेंज ना करनी पड़े। बाहर सेल बना दिया ना, अब आपको मान लो कोई दूसरी डेट चेंज करनी है तो आप फॉर्मूले में इजी करोगे अपना चेंज, मतलब डेट को अपडेट करना, या बाहर सेल सेलेक्ट करके। हमें बार बार फॉर्मूला अपडेट करना पड़े उसी को तो हटाने के लिए हमने बाहर सेल बनाया। अभी ये अल्टरनेट, उससे पहले वाला पार्ट वही उसी का तो था। हमने मैनुअली डेट बताई थी फॉर्मूले के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा के डबल कोट में। अब हम मैनुअली नहीं बताना चाहते, हमने सिर्फ अपने परमानेंटली वो सेल बता दिए। ठीक है, यहाँ आप अपनी डेट चेंज करो वो इसमें आ जाएगी चेंज होके, यहाँ से आपके फॉर्मूले में चली जाएगी। आपको अपना फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा ही नहीं बार बार, आपका काम आसान हो गया। ठीक है, तो सम इफ एस, मैक्स इफ एस और एवरेज इफ एस, ये मैं अब राहुल का अगर इसके बीच में कोई सेल्स होगा तो बताएगा। वो रिजल्ट उसका काम है, वो तो आपका नहीं है। हम ही चेक करेंगे तो फिर एक्सेल का फायदा क्या हुआ। अब ये जो उसने 0 रिजल्ट दिया है इससे हम कंफर्म हो सकते हैं कि भी उसकी कोई सेल बनती ही नहीं है। ठीक है, बट उसको आप अगर अपने बिहाफ पे कंफर्म एक बार करना चाहते हो तो मैनुअली जाके चेक कर सकते हो डाटा में, लेकिन हजारों की रोज में अगर डाटा है आप कैसे चेक करोगे फिर। इसी काम के लिए तो हम एक्सेल में फंक्शन यूज कर रहे हैं। आपकी साइड से फंक्शंस में करेक्शंस नहीं होनी चाहिए। आप अपना श्योर हो कि भाई मेरी तरफ से फॉर्मूले का लॉजिक बिल्कुल मैंने एक्यूरेट लगाया, उसमें मैंने कोई गलती नहीं की। ठीक है, आपका कोई रिजल्ट गलत नहीं आएगा, आपका फॉर्मूला ठीक है आपकी तरफ से। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूले में अगर थोड़ा बहुत 19-20 कर दिया है और रिजल्ट डिफरेंस आ रहा है, आप चेक करोगे भी रिजल्ट तो ये बनता है, आ कुछ और रहा है, तो इट मींस कि आपने फॉर्मूले में गड़बड़ की है। वो अपना शॉर्ट आउट कर लेना देख। तो काउंट इफ की सीक्वेंस अभी आगे आएगी तो उसमें मैं रिपीट करवा दूंगा, एवरेज का भी आएगा अभी सेक्शन अपना। ठीक है, तो अभी आपके लिए आपको करना है सम इफ एस, मैक्स इफ एस। नेक्स्ट चलते हैं, सम के अंदर ही एक छोटा सा काम और है आपका, काफी यूजफुल है। बजट वगैरह जब बनाते हैं, रनिंग शीट बनाते हैं तो उसमें काम आता है। रनिंग सम इसको बोल देते हैं, फंक्शन छोटा सा है, ऑलरेडी आपने किया है। ठीक है, पहले समझ लो कि हमें चाहिए क्या है,
ठीक है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा फंक्शन हमारे लिए काम करेगा। अभी बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि भी हमारे जैसे यहाँ पर हम डेली रूटीन में हमारे एम्प्लॉय हमें अपनी सेल्स का डाटा नोट करवाते हैं एज ए वैल्यू। कोई भी एम्प्लॉय हमारे पास आया, उसने हमारी अपनी मतलब जो भी सेल्स है वो हमें बताई। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे हम एंटर करें, ठीक है, हमें क्या चाहिए, इस वैल्यू से इस वैल्यू तक का टोटल यहाँ साइड में ऑटोमेटिकली मिल जाए। इसी को हम बोलते हैं रनिंग सम। ठीक है, कंटिन्यूसली आप वैल्यू डालते जाओ और आपका टोटल होता जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं यहाँ 100 डाला 200 डाला, तो साइड वाले सेल में मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए 300। ठीक है, नेक्स्ट साइड वाले सेल में मैंने वैल्यू डाली 300, तो यहाँ कितना हो जाना चाहिए 600। ठीक है, नेक्स्ट सेल में वैल्यू डाली हमने 100 और इसमें कितना होना चाहिए 700। तो ये हो गया हमारा रनिंग सम। ठीक है, फॉर्मूला सम का ही है, ऑलरेडी हमने किया है, और इस काम को करने के लिए फंक्शन यही यूज करना अपने को। करना क्या है, इक्वल टू सम। इन दोनों वैल्यू को सिलेक्ट कर लो, फर्स्ट टू वैल्यू सेल्स को। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। आपको एक छोटा सा चेंज करना है। क्या करना है, आपका जो स्टार्टिंग वाला सेल है, मतलब 100 वाला जो सेल है, उसको लॉक कर देना। बस F4 फंक्शन की प्रेस करके जस्ट उस सेल को लॉक कर दो। और लॉक करने का मीनिंग आपको ऑलरेडी मालूम है कि जब हम फॉर्मूला ड्रैग करें तो वो अपनी पोजीशन या अपनी रेंज को चेंज ना करे। ठीक है, तो अब इसको हम जैसे ड्रैग करेंगे, जहां तक भी अपने को टोटल चाहिए वहां तक अपना फॉर्मूला ड्रैग कर दो। ठीक है, अब अपना वैल्यू डालते जाओ, आपका टोटल आता जाएगा। ठीक है, अब जहां तक हमने फॉर्मूला एक्सटेंड किया है वहीं तक आगे वो काम करेगा, मतलब साइड में रिजल्ट तो है, साइड में नहीं आएगा। तो ये काम है अपने रनिंग सम का, काफी ज्यादा यूजफुल है। अब इसमें किया क्या हमने, जो F4 से लॉक किया है फंक्शन। ठीक है, अब एक्सेल में क्या है, मैंने स्टार्टिंग की क्लास में भी शायद बताया हो, एक्सेल के अंदर सेल रेफरेंस यूज होते हैं। ठीक है, सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी फॉर्मूले के अंदर किस सेल को सिलेक्ट कर रहे हो, उसका नंबर आपको बताना होता है, एड्रेस A1 A2 A5 जो भी हैं वो हमारे क्या बोले जाते हैं, सेल रेफरेंस। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 2354 किस सेल में है, ठीक है ना, तो इस सेल का भी अपना कोई नंबर होगा, कोई एड्रेस होगा, तो एक्सेल की लैंग्वेज में उसको हम सेल रेफरेंस ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये सेल रेफरेंस बताने के एक्सेल के अंदर दो तीन तरीके हैं। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। ठीक है, जो अगर हम यहां भी नॉर्मल सम जैसे सिलेक्ट करें, ये तो हो गया आपका एब्सोल्यूट, जिसमें कोई आप सेल लॉक नहीं कर रहे। ठीक है, उस रेफरेंस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। अब अगर ये फॉर्मूला लगा के हम वैल्यू फॉर्मूले को ड्रैग कर रहे हैं, तो इसमें होगा क्या, उसने फर्स्ट टू सेल का तो टोटल दे दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेल सेलेक्ट है उसके अंदर। लेकिन जैसे हमने फॉर्मूला नीचे ड्रैग किया तो उसने क्या किया, ऊपर वाला सेल छोड़ दिया, क्योंकि हमने उसको दो ही सेल बताए सेलेक्ट करके। जहां हमने फॉर्मूला लगाया, स्टार्ट किया कि भी हम जितना भी आपको आगे ड्रैग करें वो हमेशा दो ही सेल को टोटल में लेता रहे। ठीक है, एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू ड्रैग करने पर, मतलब सॉरी, रेंज ड्रैग करने पर सेम रहती है। आपने अगर दो सेल लिए हैं फर्स्ट सेल में, ठीक है, तो हम इसको जैसे ड्रैग करेंगे तो आगे भी वो दो सेल का ही रिजल्ट आपको देगा। आगे और ड्रैग करेंगे तो वो हमेशा दो ही सेल आपको रेंज में लेके दे रहा है। ठीक है लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि भी नहीं, हम फर्स्ट सेल से लेके आगे जितना भी उसको आगे एक्सटेंड करें, ड्रैग करें, तो वो हमेशा फर्स्ट सेल से लेके आगे तक वैल्यू को सिलेक्शन में रखे या एरिया को सिलेक्शन में रखे। तब हम वहां क्या करेंगे, उस स्टार्टिंग सेल को लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया, अब इसको आप ड्रैग करोगे तो ये अपनी वैल्यू उस रेंज के हिसाब से बढ़ाता रहेगा। अब देखो यहाँ 3 हो गए, नेक्स्ट में 4 5, वो फर्स्ट सेल को छोड़ नहीं रहा।
ठीक है। इस तरीके से जब हम किसी फॉर्मूले के अंदर किसी रेंज में लॉक लगा देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं रिलेटिव। भाई वो एक पर्टिकुलर सेल से रिलेशन में रहे, उसको छोड़े ना। ठीक है। अच्छा, अब किसी भी सेल के एड्रेस के अंदर दो चीजें होती हैं। अब ये H5 लिखा है, इसमें H क्या है और 5 क्या है। ठीक है। अब यहां पर आपकी चॉइस होती है किसी भी फॉर्मूले में कि आपको रो को लॉक करना है या कॉलम को लॉक करना है या दोनों ही लॉक करने हैं। ठीक है। अगर आप H के आगे डॉलर सिंबल ऐड कर देते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सिर्फ कॉलम फिक्स हुआ है, रो अभी फ्री है। अगर आप इसको वर्टिकली ड्रैग करोगे तो रो चेंज होंगी, कॉलम एज इट इज रहेगा। अगर आप सिर्फ रो के आगे ऐड कर देते हो तो रो लॉक हुई है, कॉलम फ्री है। अगर आप दोनों के आगे कॉलम ऐड कर दोगे और डॉलर ऐड कर दोगे तो दोनों ही फिक्स हो गए, जैसे अभी हमने इसमें सम में किया है। ठीक है। वो फॉर्मूला चाहे आप हॉरिजॉन्टल ड्रैग करो चाहे वर्टिकल ड्रैग करो, जो फर्स्ट सेल है हमारा वो फॉर्मूले में एज इट इज रहेगा। अब यहां पर H6 है हमारा, मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रैग किया है तो यहां भी H6 रहेगा आपका। ठीक है। अब उसमें देखो सिर्फ आपकी रो चेंज हो रही है, जो फर्स्ट सेल है हमारा H6, आप आगे फॉर्मूला चाहे कितना भी बढ़ाओ H6 सिलेक्शन में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दोनों लॉक हैं। ठीक है, रो भी और कॉलम भी। लेकिन अगर हम अपने फॉर्मूले के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ रो को लॉक कर रहे हैं या सिर्फ कॉलम को लॉक कर रहे हैं या दोनों को लॉक कर रहे हैं, तो वो कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि किसी फंक्शन के अंदर हम एक रो को लॉक रखना है या कॉलम को लॉक रखना है या दोनों को ही लॉक रखना है। ठीक है। दो तरह के अपने सेल रेफरेंस हो गए, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है। तो ये हमने रनिंग सम के अंदर किया। कर लोगे? होता है आज के लिए या और बताऊं? बता दें। तो अभी इसके अंदर एक चीज और ऐड कर रहे हैं हम, जो अभी हमने रनिंग सम फंक्शन किया है। ठीक है। करना क्या चाहते हैं, अभी देखो अगर इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग कर रहा हूं तो यार कुछ नहीं आ रहा। ठीक है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ वैल्यू ब्लैंक है। ठीक है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला हम एज इट इज यहाँ लगाएं, फिर मैंने कुछ वैल्यू डाल दी और यहाँ हमने लगा दिया रनिंग सम, इसको कर दिया हमने लॉक। फॉर्मूला एज इट इज है। ये अगर अब यहाँ इसको ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ ये 300 दे रहा है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला तो वही है, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है हमने यहाँ। और वो एक्स्ट्रा चीज क्या है, आपने लास्ट क्लास में इफ का फंक्शन किया है। ठीक है। उसके लॉजिक को यहाँ ऐड किया है। क्या? सबसे पहले हम क्या चाहते हैं चेक करना, पहले फॉर्मूले का लॉजिक समझ लो। इफ बड़ा ही है, कोई नई चीज नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि इस सेल में अगर कोई वैल्यू डले तभी हमारा सम का फंक्शन काम करे। अगर ये सेल ब्लैंक है तो यहाँ रिजल्ट भी नहीं आना चाहिए, वो ब्लैंक ही दिखाए। ठीक है। बस ये छोटा सा काम है अपना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने इफ के फंक्शन की हेल्प ले रहे हैं। इज इक्वल टू इफ, पहले हम चेक करेंगे कि भाई B9 मतलब ये साइड वाला सेल। ठीक है। इक्वल टू ब्लैंक, डबल कोट हमने ब्लैंक डाल दी। आपने लास्ट क्लास में डबल कोट के अंदर ए ग्रेड जैसे डाला था तो एक रिजल्ट बता दिया कि भाई ये वैल्यू अगर ट्रू हो तो ये रिजल्ट दे दे। अभी हम उससे पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपका B9 या जो साइड वाला सेल है वो इक्वल टू हो ब्लैंक के, तो ब्लैंक ही रहे यहां तक। अगर वो ब्लैंक ना मिले तो फिर सम अपना काम करे। ठीक है। पहले हम चेक करवाएंगे इफ से कि भाई वो सेल जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी है कोई, उसमें वैल्यू है भी या नहीं। अगर उसमें कोई वैल्यू है तभी हमारा आगे जो फंक्शन है, कोई भी हो सकता है वो,
जरूरी नहीं सम ही है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि कोई फंक्शन तभी काम करे जब साइड वाले सेल में हमारे पास डाटा हो, ठीक है, तो इसको हम यहां ऐड करेंगे। इनको डिलीट कर देते हैं एक बार, ध्यान से देखना। इक्वल टू इफ क्या चाहते हैं भाई, ये सेल, ठीक है, ये सेल अगर इक्वल हो किसके, ब्लैंक कोट के। डबल कोट हमने क्या रखी है, ब्लैंक रखी है। भाई ब्लैंक हो तो क्या करे, ब्लैंक हो तो ब्लैंक ही छोड़ दे रिजल्ट। ओके, फिर पूछेगा भी ब्लैंक ना हो, वैल्यू इफ नॉट ट्रू, तो क्या करे, तो हमारा फिर सम का फंक्शन काम करे। यहां इफ का फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है, और सम का स्टार्ट हो गया। भाई वो अगर ब्लैंक नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारा फंक्शन सम वाला काम करे। और सम में किसका सम करना है, इन दोनों सेल का। ब्रैकेट कितनी क्लोज होंगी, तो किस किस की, इफ की और सम की। लॉग किसको करना है, G8, इफ में या सम में, सम में। दैट्स ओके, एंटर। हो गया ब्लैंक, फॉर्मूला हमने लास्ट तक ड्रैग किया है। अब जैसे जैसे वैल्यू डलती जाएंगी वहां पर आपका रिजल्ट आता जाएगा। ये जो इफ का सिंटेक्स हमने ऐड किया है, ये आप किसी भी फंक्शन के आगे ऐड करके अपना काम करवा सकते हो। ये सिर्फ सम के लिए रेफरेंस में बात नहीं है भाई। हमारा कोई भी फॉर्मूला है, हम तभी चाहते हैं कि भाई उसके पास जब वैल्यू डल जाए, ठीक है, तभी वो अपना कोई कैलकुलेशन करे। हम सैलरी शीट बना रहे, भाई सैलरी का जब बेसिक सैलरी अमाउंट ही नहीं दिया होगा तो HRA क्या कैलकुलेट करेगा। कोई भी ऐसा कैलकुलेशन आप तभी चाहते हो कि भी वैल्यू डले तभी एग्जीक्यूट हो। अगर ऐसा नहीं करते तो वो क्या करेगा, वहां 0 0 दिखा देगा। डाटा खाली रिजल्ट दिखा रहा है, मींस वहां 0 0 का मतलब ही ब्लैंक होता है, ठीक है। तो एक ये चीज और ऐड कर लेना, बाकी करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। ये शीट हमारी होगी थी कंप्लीट, समय पैस, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है काउंट। अब काउंट के अंदर क्या क्या है, आपकी 3-4 मेन फंक्शंस हैं जो हमें मोस्टली पता होने चाहिए, ठीक है। एक्सेल के अंदर कौन कौन से हैं वो एक बार देख लो और किस तरीके से यूज होंगे। एक तो फंक्शन आपका आता है काउंट के नाम से, ठीक है, सिंपल। दूसरा आता है हमारा काउंट ए के नाम से, और फिर एक है सबसे ज्यादा जो यूजेबल है हमारे लिए, काउंट इफ का। जैसे लास्ट क्लास में हमने सम इफ किया था, ऐसे ही आपका एक काउंट इफ आता है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, ठीक है। और अगर आपको सम इफ एस मालूम है तो काउंट की सीरीज में आएगा काउंट इफ एस, ठीक है। और एक और भी है, बाकी वो इतना यूज नहीं होगा, काउंट ब्लैंक के नाम से है। ये आपके 4-5 मेन फंक्शन है जो काउंट के अंदर काफी काम आएंगे हमारे लिए। अब किसका क्या काम है वो भी देख लो। जो फर्स्ट फंक्शन आता है हमारा काउंट का, उसका क्या काम है कि आपकी कोई भी ऐसी कॉलम जिसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हैं और आपको ये काउंट करके देखना है। काउंट का मतलब क्या होगा कि क्वांटिटी पता करनी हो आपको कभी भी लिस्ट में, ठीक है। अब एक जनरल सा क्वेश्चन के, अभी जो हमारे पास एम्प्लॉय की लिस्ट है, आपसे कोई पूछे कि इस लिस्ट के अंदर अनिल कितनी बार है, तो ये क्या है, क्वांटिटी पूछी जा रही है। तो कभी भी आपसे क्वांटिटी पूछी जाए तो वहां पर काउंट के सीरीज के फंक्शन यूज होंगे, ठीक है। तो अभी अगर जैसे मान लो इसी डाटा के अंदर आपसे पूछा जाए कि इस सेल
आपके कॉलम के अंदर ऐसे ऐसे कितने सेल हैं जिनके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, ऐसे कितने सेल हैं जिनके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये काम कौन करेगा आपके लिए, काउंट का फंक्शन, ठीक है। लगाना कैसे है, सिंपल है, इज इक्वल टू काउंट, और जो भी आपकी कॉलम है उसको अपना सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल हमारे 16 ऐसे सेल हैं इस कॉलम के अंदर जिनमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब एक सेल हमारा यहाँ पर ऐसा है जिसके अंदर टेक्स्ट है, ठीक है, तो उसने उस सेल को अपनी कैलकुलेशन से निकाल दिया। अगर हम इस सेल के अंदर भी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए, 17, ठीक है। तो ये आपके फंक्शन का काम है, किसका, काउंट का। आपकी उस कॉलम के अंदर अगर ब्लैंक सेल है ये उनको भी काउंट नहीं करेगा, अगर किसी सेल के अंदर टेक्स्ट डला हुआ है तो ये उसको भी स्किप करता है, ठीक है। इसका अपना एक यूनिक काम है। नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका काउंट ए। काउंट ए क्या काम करता है, किसी भी कॉलम रेंज के अंदर ये पता करना कि कितने सेल फिल है, ठीक है, उसमें चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू है चाहे टेक्स्ट वैल्यू है, वो इसका काम नहीं है। सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ये जस्ट वो चीज काउंट करेगा कि रेंज जो भी आपने सेलेक्ट करके उसको बताई है उस रेंज के अंदर कितने सेल फिल है, वो चाहे टेक्स्ट से है चाहे नंबर से है चाहे उसमें कोई सिंबल डला हुआ है, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो लगाने का तरीका इसका भी ऐसा ही है, इज इक्वल टू काउंट ए, इनटू के अंदर अपनी जो भी रेंज है, ठीक है, एरिया या एक सिंगल रेंज आप अपनी ले सकते हो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो एग्जैक्ट हमारे 17 सेल फिल है। अगर हम यहाँ कोई भी एक सेल ब्लैंक कर दें, ठीक है, तो वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। अब ये तो रेयरली केस में यूज होंगे दोनों फंक्शन। नेक्स्ट जो है सबसे ज्यादा जो यूजेबल फंक्शन है वो हमारा है काउंट इफ का, ठीक है। आपको लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर एक चीज को पता करना हो कि वो लिस्ट में कितनी बार है, वहां पर आपका काउंट इफ का फंक्शन यूज होगा। नॉर्मली हम अटेंडेंस फॉर्मेट जैसे बनाते हैं तो अटेंडेंस को काउंट करने के लिए यूज करते हैं कि एम्प्लॉय की या स्टूडेंट की मंथ में कितनी प्रेजेंट हुई है या कितनी एब्सेंट हुई है, ठीक है। और अभी के लिए एग्जांपल जैसे इसी लिस्ट में जो आपकी एम्प्लॉय लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर आपसे पूछ लिया कि अनिल बताओ इस लिस्ट में कितनी बार है, ठीक है, तो आपका काम क्या होगा, किस फंक्शन को यूज करना है, काउंट इफ को। जैसे सम इफ अगर आपने किया है अच्छे से तो ये सेम फॉर्मेट में आपका यूज होगा, इज इक्वल टू काउंट इफ इनटू, दो ही चीज पूछेगा, रेंज और क्राइटेरिया। किस रेंज में आपको काउंट करके देखना है उस रेंज को सिलेक्ट करो, कॉमा, उस रेंज में क्या काउंट करना है। कोई बाहर ब्लैंक सेल ले सकते हो जिसमें उसका नाम टाइप करोगे, या फिर सेल के अंदर ही अगर आपको बताना है परमानेंटली एक ही चीज काउंट करनी है तो आप डबल कोट के अंदर उस चीज का नाम टाइप कर सकते हो। अभी हमें मान लो सिर्फ इस लिस्ट में अनिल को ही काउंट करना है हर बार, तो हमने परमानेंटली डबल कोट के अंदर उसको टाइप करके बता दिया, एंटर करेंगे तो उसने बता दिया कि 5 टाइम्स आपका एम्प्लॉय एज इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड है। अगर हम इस लिस्ट के अंदर कभी भी एम्प्लॉय को बढ़ाएं या कम करें तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली वहां पर अपडेट होता रहेगा। अगर आपको कोई दूसरा एम्प्लॉय काउंट करवाना है या हर बार कोई दूसरा हो सकता है तो इसके लिए क्या कर सकते हो, फॉर्मूले के अंदर क्राइटेरिया डिफाइन करने के बजाय बाहर कोई एक ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लेना, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जिस भी एम्प्लॉय को आपको काउंट करवाना है उसका नाम इस सेल के अंदर अपना टाइप करके एंटर कर देना, आपको बार बार अपना फॉर्मूला एडिट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो भी लिस्ट में से काउंट करवाना है, लिस्ट आपने ऑलरेडी सिलेक्ट करके दे रखी है उसको, और जो भी काउंट करके देखना है उसके लिए आपने दे दिया क्राइटेरिया सेल। कभी भी एक्सेल में कोई भी फंक्शन लगाते हो तो रेंज और क्राइटेरिया ये हमेशा मैच होने चाहिए। आपने जो रेंज सेलेक्ट की है उस रेंज में से आपका क्राइटेरिया क्या है,
जब तक वो मैच नहीं होंगे आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अभी हमने रेंज तो इसमें सिलेक्ट कर रखी है अपने एम्प्लॉय की, लेकिन अगर मैं क्राइटेरिया वाले सेल के अंदर वीकडे टाइप करूं तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, वो मिसमैच हो गया। ये आपने सेलेक्ट की है एम्प्लॉय की रेंज और टाइप कर रहे हो क्राइटेरिया में संडे या वीकडे, तो वीकडे तो इस रेंज में है, हमें जो काउंट करवाना है वो किस रेंज में है? इसमें है। तो इस रेंज में क्या है आपका एम्प्लॉय, तो हमें यहाँ पर क्या टाइप करना पड़ेगा? अपना एम्प्लॉय। तो लास्ट में कहने का मतलब क्या हुआ कि जो चीज आपको काउंट करके देखनी है उसकी पहले रेंज सेलेक्ट करो, कॉमा लगा के उसमें से फिर जो काउंट करके देखना है वो आप बताओ। वो आप बाहर किसी ब्लैंक सेल में भी बता सकते हो, और परमानेंटली अगर आपको रखना है फॉर्मूले के अंदर तो वो डबल कोट के अंदर वहां डाल सकते हो। इसी का एक और एग्जांपल, अभी मान लो हमें काउंट करके देखना है कि वीक डे के अंदर संडे कितनी बार है, तो चाहे तो इसी को ही चेंज कर दो। ठीक है, तो अभी हमारा संडे का रेंज कौन सा है? ये, तो रेंज हमारी होगी ये। ठीक है, और कॉमा लगा के फिर हमें बताना है अपना क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हम देंगे इस सेल के अंदर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी रेंज के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया गलत है, ठीक है ना? तो अब यहाँ में क्या कर टाइप करना है अपना कोई वीक नेम। तो जैसे आप वीक नेम डालोगे रेंज से मैच होगा तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अभी जैसे आप काउंट इफ लगा रहे हो तो ये भी एक टाइम पे एक ही चीज काउंट करके आपको दे सकता है। ठीक है, हम सम इफ कर रहे थे उसमें भी एक टाइम पे एक ही चीज का टोटल करके वो बता रहा था। अभी काउंट इफ कर रहे हैं तो ये भी हमें एक ही चीज को काउंट करके बता रहा है। कभी आपको एक से ज्यादा चीजों को काउंट करके देखना पड़े, ठीक है, अभी मान के चलो आपको ये चेक करना है इस वीक डे लिस्ट में संडे और मंडे कितनी बार है। ठीक है, 2 वीक डे की टोटल क्वांटिटी आपको पता करनी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, एक बार आपने लगा दिया संडे के लिए, प्लस करके इसी फॉर्मूले को दोबारा रीटाइप कर दो, काउंट इफ। ठीक है, जो भी हमारी वीक डे की रेंज है उसको टाइप कर लो या सिलेक्ट कर लो C2 से लेके C18। अब इस दूसरी लिस्ट में हमें क्या काउंट करवाना है? मंडे। तो डबल कोट में टाइप कर दो या बाहर कोई सेल ले लो, एक ही बात है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो संडे और मंडे मिला के टोटल वीकडे की लिस्ट में 6 टाइम। तो आप इस तरीके से भी अपना काउंट इफ का फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा काउंट इफ एस। तो जिसने लास्ट क्लास में सम इफ एस किया था या मैक्स इफ एस किया था या कंसेप्ट क्लियर है, तो काउंट इफ एस आपके लिए वही सेम फॉर्मेट में रहेगा। अभी इसको समझना है, थोड़ा ध्यान देना। काउंट इफ एस का फंक्शन क्या काम करेगा? आपको मान लो एक पर्टिकुलर चीज की क्वांटिटी पूछी है, लेकिन वो क्वांटिटी आपको कई चीजें मैच करके बतानी है। ठीक है, जैसे हम सम निकाल रहे थे तो 2 डेट के बीच में किसी पर्टिकुलर डे का ही टोटल मैच करके निकाल रहे थे। तो ऐसे हमें जो चीज काउंट करनी है वो भी सेम कंसेप्ट में करनी है कि भाई आपको जो एम्प्लॉय काउंट करना है एज ए अनिल काउंट करना है, लेकिन पर्टिकुलर 2 डेट के बीच में और सिर्फ उसी डेज में। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर कंसेप्ट बना रखा है, इसको हम दोबारा बना रहे हैं नीचे खाली जगह पे। डाटा को कॉपी कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा यूज करना हमारे लिए। ठीक है, अब इस डाटा को आपको दिया है और क्वेश्चन क्या बोला है आपको कि अनिल एज ए एम्प्लॉय है। ठीक है, उसकी आपको क्वांटिटी बतानी है और 2 डेट दी है उन्हीं के बीच में, और उन 2 डेट के बीच में भी पर्टिकुलर एक खास डेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हो गया हमारा एम्प्लॉय नेम। जो भी एम्प्लॉय हमें काउंट करना है उसका नाम हम यहाँ एंटर करवा लेंगे अपना। फिर आपको 2 स्टार्ट डेट और एंड डेट के लिए सेल सेट करने हैं।
स्टार्ट डेट हमारी अगर डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो इनको नंबर फॉर्मेट से डेट में कन्वर्ट करवा दो, सेलेक्ट करके शॉर्ट डेट। ठीक है, तो स्टार्ट डेट आपको बोली गई है 1 जनवरी से 2023 तक से। ठीक है, 1 जनवरी से स्टार्ट करना है और कहां तक काउंट करना है आपको, 17 जनवरी 2023 के बीच में। इन दोनों डेट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट करवाना, जैसे समय फेस में हमने किया था, इक्वल टू डबल कोट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू डबल कोट क्लोज। ये डबल कोट के अंदर इसलिए रखा ताकि वो अपनी डेट के आगे एज ए सिंबल ऐड हो उसके। एम्परसेंड, किसी भी दूसरे सेल का डाटा अगर किसी और सेल की वैल्यू के साथ जोड़ना हो तो उन दोनों सेल के बीच में ये एम्परसेंड ऑपरेटर आप लगा दो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान के चलो आपके पास नेम और सरनेम दोनों है, अलग अलग सेल में है, लेकिन अब ये दोनों आपको एक ही सेल में इकट्ठा करने हैं। तो उसके लिए क्या है, एक सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट सेल सिलेक्ट किया एम्परसेंड और फिर दूसरा सेल सिलेक्ट किया। ठीक है, दोनों सेल के बीच में ऑपरेटर ऐड कर दिया। अगर स्पेस आपको प्रोवाइड करना है तो एक ऑपरेटर और ऐड कर देना। काउंट का मतलब चीजों की क्वांटिटी पता करना हो। जैसे मान लो इस लिस्ट में आपसे पूछ ले कि भी बताओ सचिन कितनी बार है या अनिल कितनी बार है, तो जहां भी जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा जाए हाउ मैनी, ठीक है भाई, क्वांटिटी बताओ कितने हैं, तो वहां पर काउंट की सीरीज के फंक्शन लगते हैं। नेक्स्ट जो अपनी शीट है वो काउंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब क्योंकि सम इफेस और मैक्स इफेस, काउंट इफेस, एवरेज इफेस ये सभी एक ही लॉजिक सिंटेक्स के अंदर चल रहे हैं, इसलिए मैं अभी एक साथ करवा रहा हूँ। ठीक है, मैक्स इफेस कर लोगे। ठीक है, अब भाई ये सम इफेस कोई भी चारों में से एक समझ में आ जाए, आप सबको यूज कर सकते हो। तो काउंट इफेस में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ अनिल बिटवीन 2 डेट्स, ठीक है, और उसके संडे वाले डेज में कितनी क्वांटिटी है। एक तो ये कह दे कि भाई इस लिस्ट में बताओ अनिल कितनी बार है, तो हो गया सिंपल काउंट। ठीक है, अभी ये पूछ ले कि भाई अनिल तो काउंट करना है लेकिन 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में और संडे वाले डेज में कितनी बार अनिल आया है। ठीक है, अब टोटल वगैरह तो करना नहीं है ना, मैक्सिमम निकालना, तो ये कॉलम तो हमारे सिलेक्शन में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो वही सेम चीज क्राइटेरिया में हाउ मच, हाउ मेनी टाइम, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसका क्या होगा, काउंट इफेस क्राइटेरिया रेंज। अब इसमें कोई टोटल या वो तो है नहीं जो न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई कॉलम मांगेगा आपसे। ठीक है, तो ये क्या करें, क्राइटेरिया रेंज बन गई। आप पहले क्या सिलेक्शन में देना चाहते हो, तो एम्प्लॉय, तो ये होगी हमारी एम्प्लॉय की रेंज। क्राइटेरिया क्या हुआ हमारा, अनिल। तो दूसरा हमें क्या बताना है, डेट्स, इन 2 डेट्स के बिटवीन, तो ये होगी हमारी पहले तो स्टार्ट डेट। ठीक है, मैनुअल देना चाहो मैनुअल दे सकते हो, अभी मैं इस सेल को ही ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमने बना रखे हैं ऑलरेडी इसलिए। ठीक है, बात सबके लिए अलग अलग है। आप चाहे मैक्स इफेस करो, सम इफेस करो, काउंट इफेस करो, आगे चल के एवरेज इफेस करो, डेट को अगर आप इन चारों फंक्शन में यूज करना चाहते हो तो आपके पास दोनों चॉइस है। या तो आप अपने शीट के अंदर अल्टरनेट सेल बना लो कन्वर्ट करके डेट्स को, या फिर अपने फॉर्मूले के अंदर ही वो डेट मेंशन करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम डेट की रेंज सेलेक्ट कर चुके, तो मैनुअली दे रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जनवरी 2023, ये तो होगी हमारी स्टार्ट डेट। फिर हम दे रहे हैं एंड डेट, तो रेंज क्या है, B2 से B184, तो एंड डेट क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू
31 जनवरी 2003। और नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया क्या है वीकडे का, तो वीकडे है हमारा C2 to C184। और ये हो गया उसका क्राइटेरिया, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ऐसा सिर्फ वो 2 टाइम आया है, 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में 2 जगह संडे वाले डेज में अनिल उसको मिला है, ठीक है। एक तो 1 जनवरी में था और एक हमने चेंज किया था बीच में। और लास्ट आ जाएगा फिर हमारा एवरेज इफ एस का।